सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओं, आप सबको कमल शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, भारत में सेल्यूलॉइड के जादू की शुरुआत हुई थी 100 साल पहले 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल से, जहां फ्रांस के लुमियर बंधुओं ने अपने चलचित्रों का प्रदर्शन किया था। 100 सालों के बाद भी सिनेमा का जादू जमा है और जमा रहेगा। बहरहाल दोस्तों, जहां तक बात भारतीय सिनेमा की है, तो उसके विकास में जिन लोगों का अमूल्य योगदान है, उनमें सबसे पहले नाम आता है भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के का, जिन्हें भारत का पहला कथा चित्र यानी कि फीचर फिल्म बनाने का श्रेय जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। सिनेमा में दादा साहब फाल्के यानी धुंडीराज गोविंद फाल्के के उल्लेखनीय योगदान को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की शुरुआत की। पहला पुरस्कार मिला था देविका रानी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित श्री पी जयराज उसी पीढ़ी के कलाकार हैं जिसकी उंगली पकड़कर सिनेमा ने न केवल चलना सीखा बल्कि बोलना भी सीखा। 88 वर्ष के श्री जयराज ने 1929 में फिल्म रसीली रानी से आरंभ की थी अपनी अभिनय यात्रा। उन्होंने पर्दे पर भारतीय इतिहास के अनगिनत चरित्रों को अपने अभिनय से सजीव किया है। इनमें से प्रमुख फिल्में हैं राजपुतानी, आजादी की राह, हिंदुस्तान हमारा, राजपूत, शहीद आजम भगत सिंह, हातिम ताई, अमर सिंह राठौर, मुमताज महल, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास, जय चित्तौड़, रजिया सुल्तान, आला उदल और फिल्म महारानी पद्मिनी। मूक फिल्मों से अभिनय यात्रा की शुरुआत करने वाले हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ कलाकार श्री पी जयराज से हमने खास तौर पर यह मुलाकात की अपने श्रोताओं के लिए। फिल्मों में आने से पहले कुछ मूक फिल्में हम देखा करते थे जिसको साइलेंट पिक्चर्स कहते थे, और ज़्यादातर वो फिल्में होती थी अमेरिकन। तो स्कूल कॉलेज डेज में हम ये तस्वीरें देखा करते थे, और मुझे याद है कि मैं हैदराबाद का बाशिंदा हूँ, तो एक या दो पिक्चरें मैंने हिंदुस्तानी देखी। उसमें गौहरबाई और राजा सैंडो हीरोइन थे, कुछ फैमिली स्टोरी थी। वो मेरी पहली हिंदुस्तानी फिल्म देखी हुई। तो जब मैं घर छोड़ा और बम्बई आया, मेरा कोई ख्याल नहीं था कि मैं एक फिल्म एक्टर बनूं। लेकिन जब मैं आया तो उस ज़माने में देखिए मुख्य फिल्मों में ये होता था कि उनको कहते थे 2 डायमेंशनल, लेंथ एंड ब्रेथ, और ब्लैक एंड वाइट फिल्में होती थी। आवाज़ वगैरह तो नहीं थी उस वक्त। तो इंसान के जो चेहरा होता था या शरीर होता था, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि भाई बॉडी खूबसूरत होनी चाहिए, बॉडी ब्यूटीफुल है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तो मैं जब कॉलेज में था, कुश्ती वगैरह, बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक़ रहा, और मुझे कोई प्राइजेस भी मिले बॉडी ब्यूटीफुल में। तो जब मैं यहाँ आया तो सोचा कि भाई कुछ और काम करें। फिल्म का कभी ख्याल नहीं था मुझे। फिर मेरे एक दोस्त मिले, वो नासिक जो तस्वीरें बनती थी साइलेंट फिल्में, आप कह सकते हैं कि दादा साहब नासिक से शुरू किए थे, तो वो उसके मैनेजर थे। तो मुझे कहने लगा कि एक दिन रास्ते मिल के, अरे भाई जय तू यहाँ कहाँ है? मैंने कहा भाई मैं आ गया हूँ और अपना देखो तस्वीर आजमाऊँगा, मैं जो भी होगा हम करेंगे। तो कहना कहाँ ठहरा हो? मैंने कहा कि दोस्त के यहाँ ठहरा हूँ। 10-15 दिन के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप खाली कर दीजिए घर। मैंने बोले मेरे यहाँ आके ठहरो। तो वो कहने लगे कि तुम फिल्मों में क्यों नहीं काम करते? मैंने फिल्मों में कैसे काम करूँ भाई? मुझे मिला है उन्होंने पहली मर्तबा मामा वायरकर से। मामा मुझे देखा, कहने लगे कमीज़ खोलो।
मैंने कहा भैया क्या हुआ? कमीज खोला, नहीं बॉडी बहुत अच्छी है तुम्हारी और तुम कल से काम पे लग जाओ। मैंने कहा जी अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। तो काम किए, लेकिन मामा ने पहली मरतबा मेरे चेहरे पे उन्होंने रंग लगाया था। मेरी पहली साइलेंट फिल्म वर्धमान में बनी, जगमगाती जवानी। और पहली फिल्म के बाद जब मैं बम्बई वापस आया तो फिर एक ऐसे महापुरुष के साथ मेरी मुलाकात हुई। वो थे इंदुलाल याग्निक, जो साबरमती छोड़ के आ गए थे। वहाँ एडिटर थे, गांधी जी के एक अखबार बनती थी, उसका नाम था नवजीवन। तो उन्होंने कहा कि भाई लड़का तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, इसको हीरो का चांस क्यों नहीं देते? तो हमारे डायरेक्टर थे नागेंद्र मुजुमदार, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। तो मेरी पहली पिक्चर एज ए हीरो बनी थी 1929 में। मैंने काम शुरू किया और रिलीज पिक्चर हुई 1930 में। वो पिक्चर का नाम था रसीली रानी और माधुरी मेरी हीरोइन थी, नागेंद्र मुजुमदार डायरेक्टर थे। और पिक्चर कुछ साधारण चली। उसके बाद मैं काम करना शुरू किया। और आप जानते हैं कि उस ज़माने में तनख्वाहें बहुत कम होती थी, तो जो कुछ भी है काम करते थे। तो मैंने मुख्य फिल्मों में 11 मुख्य फिल्मों में काम किया। उसके बाद टॉकीज आ गई। मैं संगीत तो इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन संगीत प्रेमी ज़रूर हूँ। साइकिल साहब का एक गाना था, बालम आयो बसो मोरे मन में, ये गाना भी मुझे बहुत पसंद था। बालम आए बसो मोरे मन में, 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 सावन आया तुम ना आए, सावन आया तुम ना आए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे उठत जब, मन में मोरे उठत जब, कोयल कूकत बन में, बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। सूरतिया जा कीमत वारी, सूरतिया जा कीमत वारी, पतरी कमरिया उमरिया बारी, सूरतिया जा कीमत वारी, पतली कमरिया उमरिया बारी, एक नया संसार बसा है, एक नया संसार बसा है, जिनके दो नैनों में, बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। टॉकीज आने के बाद पता लगा कि साहब स्टेज के लोग सब आ गए और गाने वाले आ गए। हम तो गाना तो जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने काम किया। और सबसे पहले एक लंदन से कंपनी आई थी, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था शिकारी।
उसमें प्रसिद्ध और मशहूर एक्ट्रेस थी, इंटरनेशनल एक्ट्रेस सीता देवी। उसमें मैंने एक भिक्षु का रोल किया, बुद्धिस्ट भिक्षु का। वो पिक्चर बनी, कुछ रिलीज भी हुई। और उसके बाद जब सिलसिला शुरू हुआ, दुर्गाबाई खोटे मेरी पहली हीरोइन थी और टॉकीज में। और एक धार्मिक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था पतित पावन, उसमें मैं इंद्र था और वो अहल्या बनी थी। वहाँ से मेरा काम करना शुरू हुआ, काम करते रहे। फिर 1935 में प्लेबैक आ गया। फिर प्लेबैक आने के बाद हमारा तो फिर यानी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि गाना गाएं, तो गाना और लोग गाते थे। तो वहाँ से पिक्चरों में मैं रेगुलरली काम करता रहा, कई कंपनियों में काम किया और बस सिलसिला शुरू हो गया। सिनेमा का बचपन मूक सिनेमा रहा है। उस समय मूक फिल्में आप भी देखते थे, आपने तो काम भी किया उनमें। कुछ ये बताइए कि उन फिल्मों का प्रदर्शन कैसे होता था, किस तरह से वो फिल्में दिखलाई जाती थी? क्योंकि सिनेमा उस समय तक तो रोमांच ठीक है, चलती फिरती तस्वीरें देख करके रोमांचित होते हैं लोग, लेकिन उनकी जिज्ञासा को और बनाए रखने के लिए साथ साथ दूसरी चीजें कौन सी होती थी? बम्बई में तो मैंने एक दो जगह देखा और सुना भी, तो साथ साउंड इफेक्ट्स देते थे। जैसे नारियल फोड़ने के बाद उसकी जो होती हैं, अब ठप 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 घोड़े का सीन आया तो वो करते थे। और वो फिर उसके बाद हारमोनियम और तबला होता था कोई लव सीन में, इस तरह का अलग म्यूजिक हुआ करता था। और कभी कभी इससे भी जो छोटी जगह होती थी वहाँ पे एक कमेंट्री भी बोलता था, बोल फलाना आया है हीरो, और वो सारे कहानी जैसे सुनाते थे, हम देखते थे। तो ऐसी चीज़ों से पहले शुरू हुई है। फिर ये चीज़ें बम्बई में कम थी, बाहर ज़्यादा। तो बाहर के थिएटरों में ये ख़त्म होने के बाद, टॉकी आने के बाद इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ी नहीं। टॉकीज आने के बाद एक ऐसा दौर आया कि स्टेज के जितने लोग तो आ गए, क्योंकि वो समझे कि भाई ये हमारे लिए अभी ये तो ये सोने की खान है, हम गा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और ये तो जो है ये तो सिर्फ अपना एक्टिंग करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर मॉडर्न थिएटर्स कलकत्ते में जो थे उसका ज़्यादा असर पड़ा, और कलकत्ते में ये शुरू हुआ था। और कलकत्ते से ही एक कहानी आपको सुनाऊं कि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में साउंड, यानी किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि फिल्म में उसके इमोशनल कंटेंट लाने के लिए। वो पहले आदमी थे देवकी बाबू, पूरन भगत, उन्होंने तस्वीर बनाई। तो उससे पता लगा कि साहब बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी असर होता है फिल्मों में, कहानियों में। तो उसके बाद ये दौर शुरू हुआ, और आज आप देखते हैं कि गाने भी होते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होता है, जिससे कहानी को भी मदद मिलती है, एक्टर्स, सीन, एटमॉस्फेयर, सब फर्क पड़ता है। न्यू थिएटर्स का एक रंग ही अलग था, तस्वीरें वहाँ आती थी। मैं आपसे कहूँ कि पंकज मलिक साहब थे, उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद आया, पिया मिलन को जाना। पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौत दोनों को निभाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। कांटे बिखरा के चलूं, पानी झलका के चलूं, कांटे बिखरा के चलूं, पानी झलका के चलूं, सुख के लिए देख रखूं, सुख के लिए देख रखूं, पहले दुख उठाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना।
बांध के, यूं शुभनान के पायल को बांध के, धीरे धीरे दबे दबे पाँव को बढ़ाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। बुझे दिए अंधेरी रात, आँखों पर दोनों हाथ, बुझे दिए अंधेरी रात, आँखों पर दोनों हाथ, कैसे कटे कठिन बात, कैसे कटे कठिन बात, चल के आजमाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जाना पिया मिलन को जाना, जाना पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। कलकत्ते का जो था कंट्रीब्यूशन वो था संगीत में, और संगीत का रंग भी अलग था। जैसे विद्यापति में कानन बाला थी, ये सब वहाँ से आया। लेकिन ये नहीं कि हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ भी था। लेकिन हमारे यहाँ बाद में, जैसे एक पिक्चर में मैंने काम किया था जिसका नाम था मिल मजदूर, उसमें मैं हीरो था और बिब्बो हीरोइन थी। वो गाती थी और मैं खामोश सुनता था, क्योंकि मैं तो नहीं गाता था। ये नहीं कि हमारे यहाँ उस वक्त बम्बई में गाने वाले नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुरेंद्र नाथ थे, काफ़ी लोग थे फिर, मगर ज़्यादातर ज़ोर जो था वो था प्लेबैक के ऊपर। जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, ऐसी ये आवाज़ें जो है बड़ी कॉमन होती थी। जयराज जी, अभी आपने एक फिल्म का जिक्र किया था मिल मजदूर का, और इस मिल मजदूर फिल्म से भारतीय साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक का भी नाम जुड़ा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद का, जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। और वो जो संस्मरण है हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको कुछ याद हो उस फिल्म से जुड़ा हुआ प्रेमचंद जी के संदर्भ में? मैं अजंता फिल्म में कंपनी में काम करता था। उन्होंने एक पिक्चर बनाई जिसका नाम था मिल मजदूर। तो उसके लेखक थे मुंशी जी, मुंशी प्रेमचंद जी। तो जब तक हमने सुना कि मुंशी जी अपनी ज़िंदगी में दो ही तस्वीरें लिखी, एक सेवा सदन और एक मिल मजदूर, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि पंडित जी के साथ बैठते थे, हम हंसते थे, खेलते थे, और कहानी उनकी थी। वो कहते थे, यार तुम फिल्म वाले कहानी, हमारी कहानी को कुछ उल्टी कर देते हो, क्या बात है? मैंने कहा, पंडित जी ये दुनिया उल्टी है, आप हमारे साथ रहिए तो आप सीधे रहेंगे, नहीं तो उल्टे हो जाएंगे आप भी। और बड़े मजाकिया थे। और मैं अपने आप को समझता हूँ कि पंडित जी की, यहाँ तक के पंडित जी ने मिल मजदूर में एक सीन में काम भी किया है एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। मेरे पास वो सब तस्वीरें थी, और हमारे ऐसे दोस्त हैं, ले जाते हैं तो वापस करते नहीं हैं। अब वो सब चीज़ें, यानी कीमती चीज़ें मेरे पास नहीं रही। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब हम इस पिक्चर में काम किए थे तो पहली मर्तबा मेकअप बंद, हम मज़दूर बने थे, मज़दूर की तरह हमें लगना था। जो सुबह हम कपड़े पहनते थे और जाके हमने 12 दिन मुतवातर हमने मिल में काम किया। और वहाँ काम करने के बाद जो घटना जो हुई, अंग्रेज़ों का ज़माना था और सेंसर का ज़माना था, तो ये पिक्चर पास नहीं हुई साहब। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट थीम है और इसको हम पास नहीं करेंगे।
फिर उसके बाद भवनानी बहुत कुछ लड़े और उसको काट कटवा के पिक्चर बनी थी। फिर उसका नाम बन गया था गरीब परवर। इससे पहले कि हम लोग जयराज जी आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि आप अपने श्रोताओं को एक अपनी पसंद का गीत और सुनवा दें। मेरे फिल्मों में बहुत कम गाना गाया हूँ, लेकिन एक बेला करके एक पिक्चर बनी थी जिसमें निगार हीरोइन थी। वो मुझे बोल याद नहीं, लेकिन पीपल के पत्ते से चिकना मेरी गोरी, ये गाना मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद भी गाया था। अब नए ऐसे हो गया साहब, गाने अच्छे लगते हैं सुनने में, देखने के बाद सोचते हैं कि ये गाना वही है जो मैंने सुना था। तो ये एक चीज़ अलग हो गई है आजकल सुनने में। और उस ज़माने में गाना होता था, हीरो या हीरोइन बैठ के गाते थे आराम से। और ऐसे तो देखिए गानों में मुझे राज कपूर जी के भी गाने बहुत अच्छे लगे मुझे, और आवारा का गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो एक पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने म्यूज़िक के ऊपर कैरेक्टराइजेशन किया फिल्मों में। मैं आवारा हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ आवारा हूँ। जब बॉम्बे टॉकीज में काम करने लगा मैं 1938 में, मैंने भाभी में काम किया था उनके साथ। फिर 40 मेरे ख्याल में 44 में फिर मैं वापस आया। देविका रानी जी चाहती थी कि नए दौर के लोग आए, नया ख्याल हो, यानी एक नई चीज़ हम पेश करें। उसमें राइटर्स में आए थे भगवती चरण, भगवती बाबू और नरेंद्र शर्मा। और वहाँ जब मैंने काम किया इन लोगों के साथ और उस पिक्चर में, उसका
उसकी हीरोइन थी देविका रानी। पिक्चर का नाम था हमारी बात, और सारे गाने नरेंद्र शर्मा के थे और डायलॉग वगैरह भगवती बाबू के थे। यहाँ से बॉम्बे टॉकीज से मेरा रिश्ता शुरू हुआ और 2-3 पिक्चर में काम किया पहले, और मैंने पहली मर्तबा एज ए डायरेक्टर बॉम्बे टॉकीज में काम किया। और ये सब कुछ जो कुछ भी है देविका रानी जी की वजह से। और जो पिक्चर मैंने डायरेक्ट किया था उसका नाम था प्रतिमा, जिसमें दिलीप कुमार पहली मर्तबा हीरो बने थे। आए थे फिल्मों में पहले ज्वार भाटा में, लेकिन इस पिक्चर में जो मैंने डायरेक्ट की उसमें वो हीरो थे, सोनलता हीरोइन थी। उसके बाद बॉम्बे टॉकीज अलग हो गया, बंद ही हो गया था समझ लीजिएगा, जहाँ से दूसरा फिर फिल्मिस्तान और ये अलग अलग चीज़ें हो गई, तो फिर मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा वहाँ पे। इंडस्ट्री की मैंने काफ़ी सेवा की अलग अलग तरह से। एक तो फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट, मैंने 28 साल स्टेज का काम किया, डिज़ाइनिंग किया, सब कुछ किया। उसके बाद पंजाब एसोसिएशन के लिए भी किया, और क्योंकि मुझे संगीत से ज़रा शौक़ था, सुर श्रृंगार करके एक संस्था थी, उसमें भी मैंने 25 साल काम किया। अब तो नहीं, मगर एक दफ़े फेस्टिवल हुआ, हम चले गए थे दिल्ली और सारा इंतज़ाम मेरे हाथ में था। और उस वक्त लता बाई ने गाना गाई और मैं पंडित जी के पाँव के नीचे बैठा हुआ था, और पंडित जी की आंख में आंसू आ गए थे। वो गाना था आए मेरे वतन के लोगों। सेल्यूलॉइड के सितारे
श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित फिल्म जगत के वरिष्ठ कलाकार श्री पी जयराज से की गई बातचीत। क्या है कि जब बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे, वहाँ जर्मन टेक्नीशियंस थे हमारे साथ, और एक थे फ्रांस ऑस्टिन जो डायरेक्टर थे। वो मुझे बहुत चाहने लगे और मैं थोड़ी बहुत जर्मन सीखने की कोशिश भी की उनसे बात करने के लिए। तो मैंने उनके साथ एक पिक्चर में काम किया था जिसका नाम था भाभी। अब मेरा नाम जयराज तो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि जर्मनी में ज को या कहते हैं, या यार कैसे बोल सकते हैं। तो जो पिक्चर में मेरा नाम था किशोर, मुझे किशोरी किशोरी ऐसे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, किशोरी, कॉल किशोरी, तो किशोरी मेरा नाम हो गया था। तो उनके साथ रहते हुए मैंने काफ़ी जर्मन टेक्निक सीखी, उन्होंने सिखाया मुझे बच्चे की तरह। तो वो कहने लगे कि देखो, एक ज़माना ऐसा आएगा जो आर्टिस्ट होता है सोचता है कि इसके बाद मैं क्या करूं, क्या करूं। अगर उसमें हो तो डायरेक्टर बनेगा, अगर कोई यानी बिजनेस जानता होगा तो प्रोड्यूसर बनेगा, तो एक्टर तो तुम रहोगे ही। तो ये सब बातें उनसे सीखी मैंने। उसके बाद किसी और फिल्म में आपने डायरेक्शन दिया? जी हाँ, मैंने एक पिक्चर में शम्मी कपूर और गीता बाली थी, उसका नाम था मोहर, और उसके लेखक थे आर.एस. चौधरी, वो भी हमारे गुरुओं में से हैं, उनका मैं काफ़ी आभारी हूँ वो। और एक पिक्चर में भी मोहर के बाद भी मैंने डायरेक्ट की थी, राजगढ़ करके। और सबसे अजीब बात यह है कि मैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्ट किया था एक फिल्म जिसका नाम था सागर, जिसमें नरगिस हीरोइन थी, भारत भूषण हीरो थे, मैं भी साथ था। और हमारे मित्र जितने थे, जैसे के.एन. सिंह, डेविड, दुर्गाबाई, जितने मेरे मित्र थे वो सब उसमें थे। मगर आप जानते हैं कि आजकल किस चीज़ से गिना जाता है कि पिक्चर हमारी कामयाब हुई या नाकामयाब हुई। यानी जो अगर चले और पैसे ज़्यादा कमाए तो वो पिक्चर कामयाब, अब पिक्चर अच्छी हो ना चले तो बोले भाई फेलियर है। तो ये मेरे साथ भी हुआ कि पिक्चर चली नहीं, मगर लोगों ने पसंद किया। यहाँ तक कि मैंने फॉरेन हमारे फेस्टिवल्स होते थे, उनमें से मैंने फ्रैंक कैपरा और अल्फ्रेड हिचकॉक को मैंने अपने फिल्में देखी, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने एक जुमला ऐसा कहा कि वी हैव कम 10,000 miles from a different country to see Indian films, not to see Anglo-Indian films। ये उनका कमेंट था। और आप देखेंगे बॉम्बे टॉकीज तक तो ऐसा था, आज़ादी मिली नहीं थी हमें, तो हीरो जितने थे धोती कुर्ता पहनते थे। आज़ादी मिलने के बाद ड्रेस सूट और फ्रॉक्स आ गया। तो आज आप हमारे किसी चित्र में देखेंगे तो आप ये इंडियन है या फॉरेन है, ये कौन से प्रांत के हैं आप पहचान नहीं सकेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये तो हमारी हालत है। अब जैसे कलकत्ते से फिल्म आती थी, शरद बाबू की कहानियाँ होती थी, वो उस देश उस मिट्टी की कहानियाँ होती थी। यहाँ भी हमने ऐसे कहानियाँ बनाने की कोशिश की, लेकिन ये वक्त का दौर है, ये तो बदलेगा ही। आज देखिए ना समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप खुद देखिएगा। तो फिल्म वालों को इसका असर तो पड़ता है फिल्मों के ऊपर। जयराज जी, फिल्म जगत में किस व्यक्ति ने आपको अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया, और कैसे आप इस क्षेत्र में अपना गुरु मानते हैं? हमारा जो काम है एक आदमी का नहीं होता है, इसीलिए मैं कईयों को अपना गुरु मानता हूँ। मसलन सबसे पहले मैं मामा बरेरकर को गुरु मानता हूँ, जिन्होंने लाया और सिखाया। उसके बाद एक नागेंद्र मुजुमदार करके थे, उनके हाथ के नीचे मैंने 7-8 पिक्चरों में काम किया और काफ़ी कुछ सीखा। ऐसे सीखा कि मैं सिर्फ एक्टर ही नहीं था, कैमरामैन भी बना हुआ था, असिस्टेंट एडिटर भी था, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। ये सब चीज़ें उनके, जब वो डायरेक्टर थे, मैं ये सब सीखने का मुझे मौका मिला। उसके बाद टॉकीज़ का ज़माना आया, एक मिस्टर भवनानी करके थे जिन्होंने मिल मजदूर बनाया था, उनके यहाँ भी मैंने काफ़ी सीखा। उसके बाद एक जिनको मैं एक तरह से गुरु ही मानता हूँ, वो थे रमाशंकर चौधरी। बड़ी अच्छी कामयाब पिक्चरें बनाई थी इंपीरियल में। तो वो जितनी पिक्चरें मैंने डायरेक्ट की है, जो कुछ भी डायरेक्ट की है, ये सब उन्हीं की कहानियाँ होती थी। तो फिर वो महबूब साहब के यहाँ भी काम करते रहे, वो मेरे एक तरह से गुरु है। फिर कारदार साहब के यहाँ मैंने काम किया,
वो भी अपनी जगह माहिर थे और वहाँ भी सीखने का मुझे मौका मिला। ऐसे होता है, क्या है कि दोस्ती और चीज़ होती है, इज़्ज़त और चीज़ होती है। अब किसी से मिलते हैं तो इज़्ज़त से पेश आना पड़ता है, तो जब इज़्ज़त होती है हमारे लाइन में तो एक तरह के गुरु तय हो जाते हैं वो। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी में काफ़ी लोग, और सबसे ज़्यादा असर मुझे और भी पड़ा था, वो थे देवकी बाबू। हमने सुना है कि संस्कृति, धर्म और आध्यात्म में भी आपकी गहरी रुचि है। काफ़ी इस किस्म के यानी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ में मिलने का मौका मिला मुझे। और महाराज जो आजकल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते थे, वो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और साथ साथ मेरे मित्र जो थे, जैसे प्रेमनाथ जी थे, उनको भी इन चीज़ों से शौक़ था। तो और हमारे मित्र नरेंद्र शर्मा थे, बड़े अच्छे लेखक थे। उन्होंने कहा कि देखो, 2-4 किताबें हैं आपको पढ़ना चाहिए, एक ब्रह्मशास्त्र, एक उपनिषद, ये सब वो शर्मा जी कहते थे। किताब ला के पढ़ते थे, हम उनसे बैठ के बात करते थे। तो शर्मा जी का भी जो है, नरेंद्र शर्मा जी का भी मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ा है। और अब नहीं है वो, उनकी कोई ऐसा वक्त नहीं आता है, ऐसा दिन नहीं आता जब नरेंद्र जी की याद नहीं आती है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सुंदरम ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
जयराज जी, लगता है कि सत्य को जानने की चाह, जिज्ञासा आप में भी बहुत गहरी है और उसका एक जरिया है किताबें। हम देख रहे हैं कि चारों ओर आपके घर में किताबें ही किताबें बिखरी हुई हैं। लगता है कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। हर किताब को मैं एक गुरु मानता हूँ। तो मेरी किताबें अगर आप देखेंगे तो लिखा होगा कि कब हमने खरीदा और कब इसको ख़त्म किया, कर दोबारा पढ़ा, इस तरह मेरे किताबों पे नोट्स होंगे। आप किस किस्म का साहित्य आपको ज्यादा रुचिकर लगता है? इसका हिंदी में तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर अंग्रेजी में मैं इसका एक वो लफ्ज़ कह सकता हूँ। उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, साइंस ऑफ द माइंड। इसके ऊपर मुझे ज़्यादा रुचि है। जितने दुनिया के रिलीजन्स हैं, जैसे ताओ, शिंतो, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इस्लाम, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, ये सब रिलीजियस किताबें मैंने पढ़ चुकी हैं। मुझे गाना तो नहीं, भजन काफ़ी असर किया है। कबीर साहब का एक झीनी रे झीनी 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 रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी शरीर रूपी चादर कैसे बनी, इसका निर्माण कैसे हुआ? अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी जब मोरी चादर बन घर आई। जब मोरी चादर, जब मोरी चादर बन घर आई। रंगरेज को दीनी चदरिया। रंगरेज को दीनी अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा। जब मोरी चादर बन घर आई। रंगरेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रे ने। ऐसा रंग रंगा रंग रे ने के लालो लाल कर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी जयराज जी, आपने बहुत सारी ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया है, तो ये आपकी रुचि थी या फिर संयोग? मेरा सौभाग्य है
कि ऐतिहासिक फिल्मों में मैंने काम किए और ख़ास करके उन महान पुरुषों का मैंने रोल किया जो देश के लिए लड़े और मरे, देश की आज़ादी के लिए। तो कुछ ऐसा वक्त आ गया कि दूसरे आर्टिस्ट एक आध रोल करके चले गए, लेकिन मेरे हिस्से में मैं कुछ 10 साल ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया, जिसकी वजह से शायद हमारे गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इसने इतना काम किया तो मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। तो मैंने शुरू किया था पहले शाहजहां से, फिर चंद्रशेखर आज़ाद, फिर उसके बाद अमर सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, फिर टिप्पू सुल्तान और राणा प्रताप, आला भूदल, इस तरह के सारे मेरे हिस्से में आए। और मैंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च भी किया। लंदन से मैंने टिप्पू सुल्तान के लिए लंदन म्यूज़ियम में जाकर मैंने चीज़ें पढ़ी जरी। तो मैं सिर्फ इतना कहता था, पिक्चर जब शुरू होता था या शुरू होने से पहले मेरी यही प्रार्थना थी कि देखो आप जो थे महान थे, मगर अगर हमें ज़र्रा भी मिल जाए तो हम शायद कामयाब होंगे। ये दुआ मांग के इन फिल्मों में मैं काम करता था। मेरी जो ये फिल्में बनी, ऐतिहासिक फिल्में, ये बड़ी कोई कीमती फिल्में नहीं थी, क्योंकि जो बनाने वाले थे उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि जहाँ जहाँ ये प्रसंग हुआ वहीं हमने जाके शूटिंग की। तो चलिए जयराज जी, अपने श्रोताओं को अपनी किसी ऐसी ही पुरानी फिल्म का एक ही सुनवा दीजिए। और एक गाना मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ लाइफ में, उसका मजाक भी है और वो बहुत ही मशहूर हुआ, क्योंकि जो गाने लिखने वाले हैं अभी, वो मेरे दोस्त भी हैं। वो कॉलेज में पढ़ते थे उस ज़माने में, अख्तर रुमानी उनका नाम है। उन्होंने सारा कुरान को उन्होंने छोटा सा गाने में लिख दिया था, और वो गाना इतना मशहूर हुआ कि अभी तक मुझे रोज़ पे जाता हूँ तो कहते हैं हाँ हाँ परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। ये गाना बहुत मशहूर हुआ। और ख़ास करके इसका मजाक ये है कि जब ये तस्वीर हैदराबाद में चली, हमारे उस वक्त वो थे निज़ाम थे, उन्होंने इसको रुकवा के थिएटर में 10-11 मरतबा सुना था इस गाने का। ये गाना मुझे भी अच्छा लगा और रफ़ी साहब ने भी दिल खोल के गाया था। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। परवरदिगार आलम। नूह का सफीना तूने तूफान से बचाया, दुनिया में तू हमेशा बंदों के काम आया। मांगी खलील ने जब तुझसे दुआ खुदाया, आतिश को तूने फौरन एक गुलसिता बनाया। हर इल्तिजा ने तेरी रहमत को है उभारा। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। परवरदिगार आलम। यूनुस को तूने मछली के पेट से निकाला, तूने ही मुश्किलों में अय्यूब को संभाला। इलियास
पर करम का तूने किया उजाला, है तो जहां में या रब तेरा ही बोलबाला। तूने सदा इलाही बिगड़ी को है सवारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम। यूसुफ को तूने मौला दी कैद से रिहाई, याकूब को दोबारा शक्ले पितर दिखाई। बहती हुई नदी में मूसा की राह बनाई, तूने सलीब पर भी ईसा की जान बचाई। दाता तेरे करम का कोई नहीं किनारा, परवरदिगार आलम। दूसरी जंग के बाद ये दौर शुरू हुआ जिसको कहते थे फ्रीलांसिंग। उससे पहले हम कंपनियों में काम करते थे और माहवार हमें तनख्वाह मिलती थी। अब वो जाके जब फ्रीलांसिंग हुआ तो कोई भी कहीं से भी आर्टिस्ट लेके आते थे और एक प्रोजेक्ट बनाते थे और तस्वीरें बनती थी। अब वो कंपनियों की तस्वीर नहीं थी, यानी इंडिविजुअल तस्वीरें थी। जैसे अभी कोई भी तस्वीर हो, हम कहते थे भाई कौन है, किसका फिल्म है, कह रहे भाई न्यू थिएटर्स का है। कोई भी काम करे उससे कोई मतलब नहीं, न्यू थिएटर की फिल्म थी, रंजीत की फिल्म थी, यानी बॉम्बे टॉकीज की फिल्म थी। फिल्म में कौन काम कर रहा है उसका सवाल नहीं था, मगर जो कंपनी का नाम था। आज आप जहाँ खड़े हैं वहां से जब पीछे मुड़ के देखते हैं, एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है, कई साल गुजर गए, आपने जो कुछ खोया कुछ पाया। देखिए, मुझे कोई शिकायत और शिकवा नहीं है, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, जो कुछ भी आज मैं हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है, ये सब लोगों का आशीर्वाद है। जो मेहनत मैंने करनी थी मैंने की, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि आशीर्वाद बड़ों का बहुत ही ज़रूरी है। कार्यक्रम के अंत में जयराज जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी पसंद का एक और गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं। अब जी के क्या करें, शाहजहां में से। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। मालूम
था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें। हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध कलाकार श्री पी. जयराज से की गई बातचीत और उनकी पसंद के गीत।